अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बेस, इनके बारे में। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल आप लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में एक कंडीशन होना मस्ट है कि उस पर वैकेंट ऑर्बिटल जरूर होना चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल होना मस्ट है। उस पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो न्यूट्रल हो सकता है, नहीं हो सकता है, पर ये मस्ट है कि उसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, सो दैट इट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, और जो लोन पेयर क्या हो सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। बस इलेक्ट्रोफाइल हमारे लिए इतना बहुत है। हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, उसको समझते हैं। तो पहले एक एग्जांपल समझते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और बेस क्या होता है। देखो OH माइनस है, मैंने इसका HCl से रिएक्शन करवाया, तो आपके पास क्या बनेगा? तो रिएक्शन से क्या बना? H2O, और क्या बना? Cl माइनस। ठीक है। ये सेम OH माइनस का मैंने रिएक्शन कराया CH3Cl से, तो इसमें क्या हुआ? इसने कार्बन पे अटैक किया, मीन्स कार्बन पे अटैक किया, और जो क्लोरीन है वो बाहर निकल गया। तो आपके पास क्या हुआ? बन गया ये वही OH आ गया, और कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े थे, तो मैं इसको जोड़ देता हूं, तो H और H और Cl माइनस बाहर। तो देखो दोनों रिएक्शन में सेम स्पीसीज है, पर इनका नाम अलग अलग है। यहाँ पे जो OH माइनस है वो बेस कहलाता है, यहाँ पे जो OH माइनस है ये बेस कहलाता है, और यहाँ पे जो OH माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो क्या है इसका डिफरेंस समझते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन उसमें होना चाहिए, मीन्स ऑक्टेट पूरा होने के साथ साथ उसमें लोन पेयर होना चाहिए। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, चार्ज नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, वो मैटर नहीं करता है, ऑक्टेट पूरा है और लोन पेयर है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, अगर वो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन मीन्स H+ से बॉन्डिंग करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बेस कहलाता है। तो बेस क्या होता है? किससे बॉन्डिंग करेगा? H+ से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हाइड्रोजन की जगह किसी और से बॉन्डिंग करता है, कार्बन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, पर हाइड्रोजन को छोड़ के, तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो याद रखना है क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अगर हाइड्रोजन के अलावा किसी और से बॉन्डिंग करता है तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अगर हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा तो बेस कहलाएगा। सेम स्पीसीज कभी बेस कहला सकता है, कभी न्यूक्लियोफाइल कहला सकता है, वो रिएक्शन पे या कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा बेस क्या होता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो हाइड्रोजन के अलावा किसी और से बॉन्डिंग करेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मली कार्बन होता है, पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो हाइड्रोजन के अलावा किसी और से बॉन्डिंग करेगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें समझते हैं कि इनमें और क्या डिफरेंस है। तो बेसिसिटी जो होता है, या फिर जो बेस जो होता है, बेसिसिटी एक थर्मोडायनेमिक्स का पैरामीटर है। तो बेसिसिटी क्या है? एक आपके पास क्या है? थर्मोडायनेमिक टर्म। थर्मोडायनेमिक टर्म का मतलब यह है कि हम लोग जब एसिडिक और बेसिक ऑर्डर की बात कर रहे थे तो हम लोग वहां पे स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करते हैं? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की। आपके पास OH माइनस और Cl माइनस में Cl माइनस ज्यादा स्टेबल, यही बताया था ना ये, और OH माइनस कम स्टेबल, इसीलिए रिएक्शन हो जाएगा। तो बेसिसिटी में हम लोग मेनली बात करते हैं स्टेबिलिटी की, इसलिए बेसिसिटी क्या है? बहुत सिंपल होता है, इसमें नॉर्मली आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, या फिर आपका न्यूक्लियोफाइल जो होता है, ये आपके पास का ये एक काइनेटिक्स का टर्म है। जब काइनेटिक्स की बात करेंगे तो मतलब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या होता है, इसने कार्बन पे अटैक किया
और सेल को बाहर निकालो। तो यहाँ पे आपको अटैक करना है, तो जो फास्ट अटैक करेगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, और जो स्लो स्लो अटैक करेगा वो पुअर न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक काइनेटिक्स का पैरामीटर है, और बेसिसिटी क्या है, एक थर्मोडायनेमिक का पैरामीटर। बेसिसिटी में क्या होता है, हम लोग सिर्फ स्टेबिलिटी चेक करते हैं, पर न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम लोग क्या चेक करते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन। अब रेट ऑफ द रिएक्शन चेक करते हैं, तो इसकी वजह से कई बार न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर उल्टा सीधा भी आता है। तो इसलिए अगर आपको एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं पता है तो आपको न्यूक्लियोफाइल कई बार प्रॉब्लम भी दे सकता है। हम लोग अभी न्यूक्लियोफाइल के ऑर्डर पढ़ते हैं, हम लोगों को आज के टॉपिक में वही करना है। पर अगर आपको न्यूक्लियोफाइल का एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं पता है तो उस केस में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, एक काइनेटिक्स का पैरामीटर होता है। तो हम लोग पहले समझते हैं क्या होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये वर्ड को, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, रेट ऑफ अटैक ऑफ एन न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के रेट ऑफ अटैक को न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। मान लो दो न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करता है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई है, और एक न्यूक्लियोफाइल स्लो अटैक करता है तो हम बोलेंगे उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, आपके पास कम है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या बताता है, रेट ऑफ अटैक ऑफ एन न्यूक्लियोफाइल। तो अगर न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करेगा तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छा है, न्यूक्लियोफाइल अगर स्लो अटैक करेगा तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एक काइनेटिक्स का पैरामीटर है जो रेट ऑफ द रिएक्शन के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि ये न्यूक्लियोफाइल के बेस है, तो जो मैंने पहला वाला पॉइंट बताया उसको ध्यान रखोगे तो आपसे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी पे इलेक्ट्रॉन है और वो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, बेस। और अगर किसी पे इलेक्ट्रॉन है और वो हाइड्रोजन के अलावा किसी और से बॉन्डिंग करेगा तो वो कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन पुअर न्यूक्लियोफाइल है, ये डिसाइड करने के लिए हमें क्या देखना होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन। जो फास्ट अटैक करेगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, जो स्लो अटैक करेगा वो पुअर न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। अब हम लोग वही देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर पे न्यूक्लियोफिलिसिटी आपका डिपेंड करता है, तो हम लोग वही चेक करते हैं। तो आपके पास देखते हैं क्या क्या होता है, तो इसमें लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी काफी हद तक बेसिसिटी के सिमिलर है, पर कुछ जगहों पे उसके उल्टा चलता है। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, फास्ट होगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी नॉर्मली ज्यादा होती है। तो नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी के जैसा ही चलता है, पर कुछ जगहों पे इसमें चेंजेस है। तो वही देखते हैं कि कब कब चेंजेस होंगे। तो देखो, पहला आपके पास क्या है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट in periodic table, electronegativity increases, so nucleophilicity decreases। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास अमोनिया, उससे पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा H2O, उससे पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा HF, या फिर माइनस चार्ज में CH3 माइनस, उससे पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा NH2 माइनस, उससे पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा OH माइनस, और उससे पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा F माइनस। तो लेफ्ट से राइट जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होता है, जैसे PH2 माइनस, इससे पुअर न्यूक्लियोफाइल SH माइनस, और उससे पुअर न्यूक्लियोफाइल आपके पास Cl माइनस, या फिर PH3, उससे पुअर न्यूक्लियोफाइल H2S। तो लेफ्ट से राइट जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होता है। ठीक है, बात का ध्यान रखना है। इसमें जो सेकंड वाला पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो एक्चुअल में क्या है, अगर आप टॉप से बॉटम आते हो तो बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी आपके पास नॉर्मली क्या होता है, कम होता है, पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ता है। तो ये पॉइंट सब देखो, बेसिसिटी
लेफ्ट से राइट सेम वैसा ही चलता है जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो बेसिसिटी भी कम होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होता है। जैसे आपको पता होगा एच एफ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पुअर बेस, तो लेफ्ट से राइट जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी एक ही जैसे चलते हैं, पर टॉप से बॉटम जाने पे क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आपके पास क्या होगा, अगर हम लोग इसमें अगर टॉप से बॉटम आते हैं तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बढ़ता है। अगर बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी का यहाँ पे रिवर्स है। नॉर्मली बेसिसिटी क्या होता है, आपके पास यहाँ पे तो सेम है, जहाँ पे जैसा न्यूक्लियोफिलिसिटी था वैसा बेसिसिटी, पर यहाँ पे ऐसा नहीं। जैसे इसमें एग्जांपल समझते हैं, F माइनस, इसमें एग्जांपल देखते हैं क्या होगा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। इसमें ये ऑर्डर होता है किसका, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, I माइनस, वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपको बेस में कंफ्यूजन है तो देखो HF, HCl, HBr और HI, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, HI। और ये याद रखना है, जिसका एसिड स्ट्रॉन्ग उसका कॉन्जुगेट बेस वीक। और आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पता ही होगा कि क्या होता है कॉन्जुगेट बेस, तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HI, तो सबसे वीक बेस कौन सा होगा, I माइनस। तो बेसिसिटी में ऑर्डर क्या होता है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ये ऑर्डर आपके पास होता है बेसिसिटी का। तो टॉप से बॉटम में ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी क्या होता है, उल्टा चलता है। इसमें आपके पास रिवर्स है। तो जैसे इसमें एक दो एग्जांपल पहले और देख लेते हैं, फिर इसका रीजन समझते हैं। जैसे आपके पास क्या होगा, OH माइनस, उससे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा SH माइनस। अमोनिया, उससे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा PH3। टॉप से बॉटम, या फिर जैसे H2O, उससे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा H2S। तो टॉप से बॉटम आने पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ता है। अब ये समझते हैं पहले यहाँ पे कि ये ऑर्डर एक्चुअल में आता कैसे है। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि सॉल्वेंट क्या होता है। अब हम लोगों को समझना है सॉल्वेंट। तो ये जो ऑर्डर हमने लिखा है, एक्चुअल में ये ऑर्डर होता है वाटर में। तो देखो वाटर को क्या बोलते हैं, हम लोग थोड़ा सा सॉल्वेंट के बारे में लिख लेते हैं, बाकी मैं चैप्टर में आपको सॉल्वेंट के बारे में अलग से लिखवाऊंगा। तो देखो क्या होता है, एक टर्म होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक का मतलब, पोलर का मतलब जहां पे चार्ज होगा, प्रोटिक का मतलब जो H+ दे सकता है। तो ऐसे सॉल्वेंट जैसे एग्जांपल H2O, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इनके एग्जांपल है। तो हमने जो ऑर्डर जो लिखा है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में अगर आप टॉप से बॉटम आते हो तो उस केस में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है वो क्या होता है, वो बढ़ता है। तो टॉप से बॉटम आने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ता है। अगर एग्जाम में सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया है, मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, जीओसी में अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया है तो हमेशा आपको लेना है वाटर, और वाटर के अकॉर्डिंग आपको हमेशा आंसर बताना है। तो टॉप से बॉटम आने पे क्या होगा, वाटर में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है इसको समझते हैं। देखो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। आप लोगों को एक टर्म याद होगा, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन याद करो, कुछ पढ़ाया गया था पीरियोडिक टेबल में। तो हाइड्रेशन में क्या होता है, हाइड्रेशन डिपेंड करता है चार्ज अपॉन साइज के रेशियो पे। अगर साइज छोटा होगा तो उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है। मींस इन चारों में सबसे छोटा साइज है F माइनस का। अगर F माइनस का साइज छोटा है तो F माइनस के चारों साइड वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा आ जाएंगे। तो F का साइज क्या है, छोटा है, तो छोटा साइज है, तो उसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा। तो उसके अराउंड में वाटर मॉलिक्यूल क्या आएंगे, ज्यादा। अब समझो अगर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा आ गया तो फ्लोरीन को वाटर मॉलिक्यूल चारों साइड से घेर लिए हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियोफाइल को जाके अटैक करना होता है।
अगर फ्लोरीन को चारों साइड से सॉल्वेंट ने घेर लिया है तो फिर ये मूव नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे मूव करेगा। अगर धीरे धीरे मूव करेगा तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, कम। ये आपको समझ में आ रहा होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है वो रेट ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। फ्लोरीन को हर साइड से सॉल्वेंट ने घेर लिया है तो वो मूव नहीं कर पा रहा, धीरे धीरे मूव करेगा। धीरे धीरे मूव करेगा तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा। आयोडीन के केस में क्या होता है, साइज पहले से बड़ा है तो उसका क्या है, चार्ज डेंसिटी कम है। चार्ज डेंसिटी कम है तो उसका हाइड्रेशन क्या होगा, कम होगा। अगर हाइड्रेशन कम है तो आयोडीन के चारों साइड वाटर मॉलिक्यूल का नंबर कम होगा। जैसे यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होंगे, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे। अब आयोडीन के चारों साइड वाटर मॉलिक्यूल कम है, मतलब इसको डिस्टर्ब करने वाले मॉलिक्यूल कम है, तो आयोडीन आराम से जाके अटैक कर देगा। अब आराम से जाके अटैक करेगा तो इसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, फास्ट। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा था मैंने क्या बताया। तो यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे हाइड्रेशन कम होता है। इसका हाइड्रेशन क्या होता है, मैक्स। इसका मैक्स हाइड्रेशन है, इसका क्या है, लीस्ट। अगर हाइड्रेशन कम है तो इसको वाटर नहीं गिर पाए तो आराम से जाके अटैक कर देगा, तो इसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, फास्ट। ठीक है। ये अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक नहीं हुआ, वही समझो, अगर आपके पास हुआ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, मींस ऐसे सॉल्वेंट जो H नहीं देते। एप्रोटिक मतलब जो H नहीं देते। जैसे एक जो एग्जांपल समझ लो, जैसे आपके पास होता है ईथर, ROR, ईथर। ठीक है, तो ऐसा एक एग्जांपल लिख लो, आगे हम लोग ये और एग्जांपल लिख लेंगे। वैसे ईथर होता है, कीटोन होता है, ये सब बेसिक एग्जांपल है। तो अब देखो ये सब सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये सब सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। ऐसे सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन करते थे, तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल को अफेक्ट करते थे। ये सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल को अफेक्ट नहीं करेंगे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, एप्रोटिक सॉल्वेंट है। अब ऐसे केस में क्या होगा, देखो ऐसे केस में अगर आप टॉप से बॉटम अगर आप आते हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होता है। अब यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, कम होगा। क्यों न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा, अब ऐसे केस में F-, Cl-, Br- और I-। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो हाइड्रेशन नहीं करेगा या सॉल्वेशन नहीं करेगा, सॉल्वेशन। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, अब न्यूक्लियोफाइल को अफेक्ट नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। अब देखो क्या होता है, जैसे देखो कार्बन और यहाँ पे क्या जुड़ा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज देखो आ रहा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की तरफ वो अट्रैक्ट होगा जिसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसका है, इसका। तो इसका अटैक करने का जो रेट होगा वो सबसे फास्ट होगा। फ्लोरीन का चार्ज डेंसिटी हाईएस्ट है तो वो उसका रेट ऑफ अटैक क्या होगा, सबसे फास्ट होगा। इसका चार्ज डेंसिटी कम है तो इसका रेट ऑफ अटैक क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आपके पास ये होगा। अगर सॉल्वेंट कैसा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया है तो आप बाय डिफॉल्ट लोगे वाटर, और वाटर में ऑर्डर याद रखना है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, उससे वीक ये, उससे वीक ये, उससे वीक ये। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वाटर में सॉल्वेशन होता है, इसकी वजह से ऑर्डर ऐसा हो जाता है। अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया तो वहां पे हाइड्रेशन नहीं होगा, तो वहां पे टॉप से बॉटम आने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होता है। मतलब इसके केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर वही होगा जो ऑर्डर किसका होता है, बेसिसिटी का। ठीक है, तो आप लोगों को देखो यहां तक 2 पॉइंट तो समझ में आ गए होंगे। अब देखो इसमें तीसरा पॉइंट क्या समझते हैं, जो अनायन होगा वो नॉर्मली न्यूट्रल स्पीसीज से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। या जैसे समझ लो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा। तो क्या होता है कि अनायन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जैसे OH- H2S से स्ट्रॉन्ग होगा, NH2- अमोनिया से स्ट्रॉन्ग होगा, और आपके पास क्या होगा,
जैसे HS माइनस क्या होगा, H2O से स्ट्रॉन्ग होगा। तो समझ में आ रहा होगा कि ये इसका ऑर्डर होगा। अब देखो अगर कभी भी रेजोनेंस हो गया तो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू वही जो जीओसी में पढ़ा है, जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी। और इसमें वही रेजोनेंस की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होता है, ड्यू टू रेजोनेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। तो देखो क्या होगा, और प्लस आई की वजह से बढ़ने लगता है। तो देखो क्या होगा, RO माइनस, एल्कोहल जो होता है वो OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वही कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। और OH माइनस से वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस होगा। उससे वीक न्यूक्लियोफाइल होगा RCOO माइनस, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर जा रहा है। उससे भी वीक न्यूक्लियोफाइल होगा सल्फर वाला। जहां पे ज्यादा रेजोनेंस होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, कम होता जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा ये, जैसे CH3 CH2 माइनस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, उससे वीक न्यूक्लियोफाइल आपके पास ये होगा, इससे वीक न्यूक्लियोफाइल आपके पास होगा। अगर आपने इसमें रेजोनेंस कर दिया तो ये आपके पास वीक, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो गया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा। और अगर आपने और ज्यादा रेजोनेंस कर दिया, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना कम न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो ये इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या होगा, ऑर्डर होगा ये। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इसमें अब एक अलग फैक्टर समझते हैं। अगर साइज बढ़ गया, अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज बहुत बड़ा हो गया तो उसमें भी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। देखो समझो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब उसको अटैक करना है। अगर बल्की ग्रुप हो गया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम भी हो सकता है। तो क्या इसका मतलब है, तो क्या होता है, ड्यू टू बल्कीनेस। बल्कीनेस का मतलब है, जिसको हम लोग कई बार बोलेंगे केमिस्ट्री में, एक टर्म समझ लो यहाँ पे, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। बल्कीनेस का मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस। ड्यू टू बल्कीनेस क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। तो इसमें एक दो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल समझते हैं। देखो ETO माइनस जो है वो OH माइनस से अच्छा न्यूक्लियोफाइल, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर जैसे मान लेते हैं आपके पास है CH3 और ये CH3 और ये CH3 और ये O माइनस, और आपके पास है ETO माइनस। इसका नाम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये TBUO माइनस, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ये क्या है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ठीक है, टर्सरी। तो इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इससे कम है। आप सोचोगे कि अरे प्लस आई बहुत मिल रहा है तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं। क्यों, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा हो गया तो ये धीरे धीरे मूव करेगा। जब धीरे धीरे मूव करेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा। हाँ, अगर आप बेसिसिटी की बात करो, तो अगर आप बेसिसिटी की बात करते हैं तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ये जो लिखा है, इसका बेसिसिटी ETO माइनस से ज्यादा है। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक, क्योंकि बेसिसिटी जो होता है बस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखता है, पर न्यूक्लियोफिलिसिटी में साइज का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि बेसिसिटी बहुत सिंपल है, पर न्यूक्लियोफिलिसिटी में थोड़ा बहुत आपका जो ऑर्डर है वो उल्टा सीधा होता रहता है। तो यहाँ पे साइज की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा, कम। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और बता देता हूँ ऐसे में। तो जैसे मान लेते ये मॉलिक्यूल है और आपके पास एक ये मॉलिक्यूल है, तो अगर आपको इसमें कंपेयर करना हुआ बेस, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। पर अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है, तो देखो इसके चारों साइड ग्रुप ज्यादा जुड़ गए, तो मतलब इसको घेर लिया, मींस ये अब धीरे धीरे मूव करेगा। अब धीरे धीरे मूव करेगा तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। तो आप जब न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करोगे तो क्या होगा, ये इसका ऑर्डर होगा किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए। तो ये एक आपके पास ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जब भी साइज बढ़ता है तो ध्यान रखना न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होता है।
अब कई बार क्या होता है, आपको रैंडम भी ऑर्डर आ सकता है, तो मैं एक रैंडम ऑर्डर निकालने के पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ पहले कुछ स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल। तो अगर कभी भी न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज है तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में काउंट होगा। न्यूट्रल वाले में नाइट्रोजन फैमिली के न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग में काउंट होंगे, बाकी इसके अलावा जो होते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो ऐसे लिस्ट ऐसे लिख लेते हैं भाई, आपके पास एग्जाम्पल ऑफ किसको हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक का डिफरेंस, कि स्ट्रॉन्ग क्या करता है वीक क्या करता है, आगे रिएक्शन में समझेंगे। पर पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसमें माइनस चार्ज है, तो क्या होगा, एनी न्यूक्लियोफाइल विथ नेगेटिव चार्ज। अगर किसी भी न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में काउंट होता है। जैसे कि OH माइनस, इसको R कर लेते हैं, R माइनस, H माइनस, NH2 माइनस, कोई भी हेलोजन ले लो, F माइनस, वैसे ही सब स्ट्रॉन्ग में काउंट होते हैं। Cl माइनस, HS माइनस, N3 माइनस, Cl माइनस, सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली। और न्यूट्रल में क्या है, इन न्यूट्रल ओनली न्यूक्लियोफाइल ऑफ नाइट्रोजन फैमिली आर स्ट्रॉन्ग। तो न्यूट्रल में क्या होता है, सिर्फ आपका नाइट्रोजन फैमिली। तो न्यूट्रल में क्या है, सिर्फ आपका नाइट्रोजन फैमिली के न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ऑफ नाइट्रोजन फैमिली आर स्ट्रॉन्ग। तो नाइट्रोजन फैमिली मतलब कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, अमोनिया, RNH2, ये सब स्ट्रॉन्ग होगा। R2NH, PS3 फॉस्फेट, इवन PS3P ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ये सारे के सारे कैसे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग। तो न्यूट्रल में ये सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। बाकी अगर कोई अनन्यूट्रल स्पीसीज होगा तो वो होता है वीक। तो हम लोग वही देखते हैं क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल। तो वीक न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या होगा आपके पास, तो वीक न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल होगा भाई न्यूट्रल वाले और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और ये याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल होने के लिए लोन पेयर होना जरूरी होता है। तो नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी जैसे H2O हो गया और H2S हो गया, आपके पास HF हो गया, तो ये सारे के सारे क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, आपको जैसे ROR हो गया, तो ऐसे होते हैं मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे क्या, वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आपको समझ में आ। तो हम लोग अब एक न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर को याद कर लेते हैं। ये ऑर्डर मैंने एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत फेमस बुक है सोलोमन, उससे लिया हुआ है। ये ऑर्डर का आपको रफली आइडिया होना चाहिए। और जे एडवांस और जे मेन में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इवन कई बार रिएक्शन आप करोगे तो इसका यूज पड़ सकता है। तो मैंने इसको याद करने के लिए देखो एक कहानी लिखी हुई है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कहानी याद रहेगी और पता चला कि जो कोड होता है उसको आप ब्रेक ही नहीं कर पाए। तो जैसे क्या है कहानी, देखो SH, इसमें ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल जिनका यूज बहुत ज्यादा होता है। 99% रिएक्शन में इतने ही न्यूक्लियोफाइल का आपका यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 99% रिएक्शन में। इक्का दुक्का बार कोई बाहर का न्यूक्लियोफाइल है, अदरवाइज यही न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो देखो SH माइनस को मैंने बोला सफलता में सल्फाइड, सनक साइनाइड, सनक I माइनस को बोला इंडिया, OH माइनस को बोला हॉलैंड, फिर की आजादी, N3 माइनस को बोलते शायद आपको पता होगा अजाइडाइन, मैंने ये पढ़ाया था, ये अजाइडाइन होता है। तो अजाइडाइन को मैंने बोला आजादी को, फिर Br माइनस को मैंने बोला बर्बाद, ठीक है, बर्बाद करती है। और फिनॉक्साइड आयन को मैंने बोला फोकट, तो फोकट बर्बाद, तो फोकट मतलब है फिनॉक्साइड आयन। ऐसे का मतलब है एसिटेट, ऐसे कोई मतलब क्लोरीन, फंसे एल्कोहल पानी में। तो मैं रिपीट करता हूं, क्या कहानी आपके पास, सफलता सनक इंडिया हॉलैंड की आजादी को, सफलता सनक इंडिया हॉलैंड की आजादी को बर्बाद करती है। फोकट में ऐसे कोई,
फर्स्ट है एल्कोहल पानी में, एल्कोहल और पानी में, ये सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल है। लेफ्ट से राइट जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। ये अब न्यूक्लियोफिलिसिटी और आपको बेस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बेस सिर्फ स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी रेट ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करता है। कई बार साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, कम होने लगता है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग अब दो टॉपिक सीखेंगे, एक होता है लिविंग ग्रुप और दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। तो जब लिविंग ग्रुप और सॉल्वेंट समझ लेंगे तो फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन।